वेलकम गाइस। आज हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला जो है उसको डिराइव करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में बात किया था। मेन जो टॉपिक है आप देखते होंगे एनसीईआरटी में रिफ्रैक्शन बाय लेंस, ठीक है, उसी में आप देखे होंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला को उसने डिराइव किया, वही हम लोग करेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग जो है लेंस से संबंधित जितना भी बेसिक जानकारी था वो कर लिए थे। उम्मीद करते हैं आप वो पिछला वीडियो देख लिए होंगे। इससे जस्ट पहले और हम बताए थे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, जिसमें एक फार्मूला प्रूव किए थे μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आज हम लोग लेंस मेकर फार्मूला को प्रूव कर पाएंगे। और एक बात, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका जो बेस्ट PDF नोट्स होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो आप ले सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbyamunwar.com, वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही वेबसाइट पेज खुलेगा वहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे, आपको 11th 12th 12th में जाना है, वहाँ पर रे ऑप्टिक्स में इन करोगे, आपको इस वाले वीडियो का PDF लिंक मिल जाएगा। तो जो हम पढ़ाएंगे उसका PDF हम आपको दे देंगे और हम यहाँ पर अभी आपको बेहतरीन ढंग से समझाने वाले हैं और नोट्स आपको हमारे वेबसाइट से ले लेना है www.physicsbyamunwar.com। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, समझते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो देखो समझते हैं। यहाँ पे समझना होगा सबसे पहले कि ये एक लेंस है भैया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, थोड़ा सा बड़ा करके इसको दिखाया है। ठीक, ये जो है मेरा, ये है सरफेस नंबर 1 और ये है सरफेस नंबर क्या 2। ठीक है, चलो देखो आप तो सिर्फ समझने पे फोकस करो। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 सब बता दिए हैं। इस पहला सरफेस का, ये पहला सरफेस है, लाइट इधर से आएगी तो पहला सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर C1 और ये दूसरा सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड यानी कि क्या C2। ठीक है, ये सब हम लोग बात जानते हैं। यहाँ पर है हमारा क्या ऑब्जेक्ट, O से क्या है ऑब्जेक्ट, और यहाँ से रे ऐसे बिल्कुल चलते 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 सीधा यहाँ पर आकर के गिरा। तो जैसे रे यहाँ पहुँचेगा तो अब रे यहाँ पर क्या करेगा, रिफ्रैक्शन। इधर जो मीडियम है इधर भी क्या है मीडियम है और ये लेंस है, तो इधर जो मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μm से डिनोट किए और इधर भी मीडियम है तो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μm से डिनोट कर दिया। अब ये है मेरा लेंस, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, तो μl से डिनोट कर दिए। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μl से डिनोट करेंगे। पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। जैसे लाइट यहाँ आएगा, यहाँ पर जो है इसका मुलाकात होगा किससे, नॉर्मल से। तो जब नॉर्मल से मुलाकात होगा तो नॉर्मल भैया कर्व सरफेस पर जो नॉर्मल होता है वो तो रेडियस होता है। कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर कौन होता है, रेडियस। कोई भी कर्व सरफेस है ऐसे, इस पर ये जो रेडियस है ना, ये हमेशा इस सरफेस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर से इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा और वही हमारा कहलाएगा क्या, नॉर्मल। हम लोग यहाँ से ले जाकर के इसको ऐसे मिला दिए तो C1 से यहाँ पर ये जो लाइन खींचे डॉटेड लाइन, ये मेरा क्या है नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट आप देखो तो इधर ये है रेयरड मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। ध्यान रखना, ये रेयरड मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयरड से डेंसर में जाती है तो सीधे जाने के बजाय क्या करती है, वो थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मल की तरफ इसको मोड़ते हैं। हमको लगता है कि मोड़ने में थोड़ा ऐसे बहुत समय लगाएगा। ये जैसे मोड़ेगा तो मुड़ने के बाद यहाँ तक आया। ठीक है, तो अभी तो लेंस के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। अगर ये सरफेस नहीं होता, अगर ये सरफेस नहीं होता तब तो ये लाइट सीधा जाते 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 प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कट करता और यहाँ पर इमेज बनाता, मगर बना तो नहीं रहा है क्योंकि इसका मुलाकात यहाँ पर क्या होगा, किसी दूसरे सरफेस से भी होगा। और जब दूसरे सरफेस से होगा मुलाकात तो दूसरा सरफेस भी यहाँ पर कांड करेगा। अब क्या करेगा भैया, तो उसको समझो। अब देखो आप, लेंस से ये रे निकल करके इस मीडियम में जाएगा। अब ये है मेरा भैया डेंसर मीडियम। ठीक है, और इधर दोनों तरफ क्या है, रेयरर, दोनों तरफ रेयरर। सेम मीडियम होगा ना, मान लो इधर भी हवा इधर भी हवा, या इधर भी पानी इधर भी पानी, ये शीशा का, ऐसा भी हो सकता है। तो इधर भी रेयरर इधर भी रेयरर और ये क्या होना चाहिए, डेंसर। अब आप समझो, ये जो दूसरा सरफेस है यहाँ पर
तो पहला सरफेस के लिए आप देखो तो इमेज कहाँ बनता है, पहला सरफेस तो यहाँ इमेज बना रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एक बात छोटा छोटा सा आप ध्यान रखो, ये काम देने वाला भैया। पहला सरफेस के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पहला सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, तो पहला सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस हो गया v डैश। इमेज डिस्टेंस फॉर पहला सरफेस, पहला सरफेस के लिए सरफेस नंबर 1 के लिए इमेज डिस्टेंस मेरा क्या होगा v डैश। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले सरफेस के लिए क्या होगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। u तो मेरा क्या है, u ही है पहले सरफेस के लिए। अच्छा, अब देखो ये दूसरा सरफेस पे बात करें अगर, तो दूसरा सरफेस क्या करेगा, इस रे को, अब चूंकि रे मेरा डेंसर से किधर जा रहा है, रेयरर में, तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो यहां पर तो इसको फिर से एगो नॉर्मल मिलेगा भैया। यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को मिलाते हैं, ये हो गया n1 नॉर्मल, ये हो गया n2 नॉर्मल। भैया आराम से समझना आप, ठीक है। देखो ये ऐसे करके ये क्या हो गया, सेंटर से इस पॉइंट को मिला दिए, तो ये कर्व सरफेस पे यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया, जो कि ये मेरा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो आप, अब यहाँ पे लाइट सोचेगा कि भैया ये रहा नॉर्मल, अब हमको डेंसर से रेयरर में जाना है, तो इस नॉर्मल से हमको दूर भागना पड़ेगा। लाइट चूंकि सीधा जाता, लेकिन सीधा नहीं जाके इस नॉर्मल से क्या होना, उसको दुश्मनी, तो इस नॉर्मल से, नॉर्मल के तरफ थोड़ी ही जाएगा। अब ये क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भागेगा, तो नॉर्मल से दूर भागेगा तो इतना भी दूर कर सकते हो आप, कुछ लोग इतना भी दूर भगा सकते हैं। तो जो रे को ज़्यादा डरा देंगे तो वो रे डर के मारे बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, कोई कम डराएंगे तो रे को क्या होगा, कम मोड़ेंगे, यानी यहाँ पे आके टकराएगा। तो इमेज बनाते समय आप चाहोगे तो हल्का से मोड़ के यहाँ भी इमेज बना सकते हो, ज़्यादा मोड़ करके यहाँ पर भी इमेज बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। सवाल में कहीं कुछ फर्क, इस टॉपिक में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम चाहे तो इसको थोड़ा सा मोड़ करके चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं, चाहे अगर हमको मन किया कि हम ज़्यादा मोड़ेंगे तो हम जाके यहाँ भी मोड़ सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो हम थोड़ा सा ऐसे मोड़े और मोड़ करके क्या किए, इसको यहाँ पे बना दिए। लाइट ऐसे सीधे जाता, लेकिन सीधे नहीं जाके क्या हुआ, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भागा और यहाँ पे आ गया और यहाँ पर फाइनल इमेज बना दिया। कहीं भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो फाइनल इमेज है, और सेकेंड वाला जो सरफेस है फाइनल इमेज यहाँ पे बना रहा है V, फाइनल इमेज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो मेरा क्या है R1, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मेरा क्या है R2, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखिए, सरफेस 1 के लिए इमेज डिस्टेंस मेरा, सरफेस 1 तो वहाँ पे इमेज बनाने का सोच रहा था ना, तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सरफेस 1 के लिए। लेकिन सरफेस नंबर 2 के लिए क्या बात करेंगे, आप समझो। अगर यही खेल समझ गए तो बस हो गए महारत, एकदम मतलब महारत हासिल कर लोगे आप। देखो सरफेस नंबर 2 पे आप देखो, यहाँ पे थोड़ा सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। आपको अगर याद होगा तो दूसरे तीसरे क्लास में हम बताए थे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन वो फिर भी ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट होगा, उसको ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग बात करेंगे उस पर। अब समझो वही चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद होगा, आएगा। आप देखो तो चलो देखो, अब दूसरे सरफेस पे बात करें तो दूसरा सरफेस क्या कर रहा है, दूसरा सरफेस सोच रहा है कि भैया जो इमेज यहाँ बनना था उसको वहाँ नहीं बनने देके यहाँ बनाया, इसका मतलब यहीं पे फंडा फंसेगा। तो दूसरा वाला सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इमेज। दूसरा वाला सरफेस के लिए ये तो इमेज है भैया, आप सरफेस 2 के लिए इमेज डिस्टेंस तो मेरा भी है, दूसरे वाले सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस तो भी है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाला सरफेस है उसके लिए जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखोगे ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जानते हो, दूसरा वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा v डैश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चा लोग, अपने आप को नहीं लेना है, सॉरी आँख में कुछ चला गया यार, चलो कोई नहीं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, कि जो दूसरा वाला सरफेस है ना, तो दूसरा वाला सरफेस के लिए फाइनल इमेज ये है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या है, ये, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले चीज को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये कर क्या रहा है दूसरा सरफेस को, उसको आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा, बस जरा सा समझ गए आप तो काम बन जाएगा आपका। ये क्या कर रहा है ना, यहां बनने वाले इमेज को यहां बना रहा है, मतलब यहां का फोटो को यहां उतार दे रहा है। तो इसके लिए, इस दूसरे वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इमेज का। जैसे आप देखो, अगर मान लो क्या आते हैं, यहाँ पे कोई एक लेंस लगा हुआ है, कोई लाइट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये जाके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इमेज बनाता। अगर कोई आदमी यहाँ पे मिरर ला के रख दिया, तो मिरर ला के रख देगा तो क्या होगा, रे यहाँ से टकरा करके यहाँ पे बनाता ना,
यहाँ पे बनता ना, लेकिन यहाँ नहीं बन के अब तो रे टकरा के यहाँ सामने में आ जाएगा, यहाँ इमेज बन जाएगा फाइनल। तो इस मिरर के लिए जानते हो ये काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का और ये इमेज का। लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस ये हो गया, लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस ये, लेकिन मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस तो ये है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करोगे ना तो लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, लेकिन इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है कहाँ? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इसको मानेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि यहाँ बनने वाले चीज़ को ही ये मिरर जो है यहाँ बनने वाले चीज़ को ही क्या कर रहा है, यहाँ पटक दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के लिए, और यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस मिरर के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर आपको याद रहे तो चलिए ठीक है। तो इसीलिए अब आपको ध्यान में रखना है कि इमेज डिस्टेंस जो खैर मेरा दूसरे सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस तो मेरा ये है v, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूसरे सरफेस के लिए मेरा क्या होगा, v डैश होगा। दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या होगा, v डैश होगा। बस इतना सा चीज़ समझ गए तो आपके लिए सब कुछ करना बहुत आसान है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, सरफेस नंबर 1 पर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है भैया, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक है, तो अब आप देखो तो μ2 यानी कि दूसरा वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला वाला सरफेस में यहाँ पे ये मेरा μ2 और ये मेरा क्या हो जाएगा μ1। तो अब आप देखो तो μ2 की जगह पे क्या लिखेंगे, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μl, क्या लिखेंगे μl बाय यही है पहला वाला सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस v, पहला वाला सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस मेरा क्या है v डैश, पहला वाला सरफेस वहाँ पे इमेज बनाने का सोच रहा है तो उसके लिए यहाँ पे क्या v डैश माइनस μ1 यानी कि पहला वाला सरफेस के लिए μ1 कौन है मेरा, μm है, बटे में इस पहला वाला सरफेस के लिए आप देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया, u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। अब μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 बाय क्या r, पहला वाला सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या r1, पहला वाला सरफेस है तो उसके लिए r1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, एकदम सिंपल। अब देखिए तो सरफेस नंबर 2 पे बात करते हैं। हम इसका ना नोट्स अच्छे से बना करके दिए हुए हैं आपको, तो ताकि आप डिराइव करके लैंग्वेज में सब कुछ डेरिवेशन में चाहिए ना अच्छे तरीके से आप ताकि लिख सको, तो हमको यहाँ पे समझाना था, तो अब हम लैंग्वेज लिखने लग जाते तो समय बर्बाद होता, इसलिए अच्छे से लिख करके हम नोट्स आपको दे दिए हैं भैया। तो आप www.physicsbym1 को ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, देखो आगे भी उसके स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे ना आप, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो 11th 12th खुलेगा, ये सब तो सब पे चेक करोगे तो बहुत चीज़ मिलेगा, स्टेट बोर्ड सब के लिए भी बहुत सी CBSE के लिए भी। चलो अब दूसरे सरफेस पे बात करते हैं। तो ये जो दूसरा सरफेस है ना, इस दूसरा सरफेस पे आप देखो तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो है v डैश, और दूसरे वाले सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस ये। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला चूँकि हमको μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू क्या लगाना है, μ2 माइनस μ1 बाई r। अब आप देखो तो दूसरे वाले सरफेस के लिए μ2, दूसरे वाले सरफेस के लिए अब μ2 ये हो जाएगा और μ1 मेरा ये हो जाएगा, क्योंकि लाइट इसमें से इसमें जा रहा है। तो μ2 कौन हो गया, μm। तो μm बाय दूसरे वाले सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस मेरा क्या है, दूसरे वाले सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस मेरा क्या है, v ही है। दूसरा वाला सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, v ही है, माइनस पहले ये दूसरे वाले सरफेस के लिए ये μ1 कौन सा है, लेंस का है, बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप देखो तो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग ये लेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पटक रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये इमेज। तो यानी कि क्या v डैश बराबर μ2 माइनस μ1 बाय क्या r2। दूसरा वाला सरफेस है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, r2। अब यहाँ पे r2 मेरा इधर है तो माइनस में होगा, लेकिन इसको साइन को अभी मत पुट करना, ठीक है, ये एक फार्मूला ही बना देंगे। अब उस फार्मूला में तुमको जब मन करेगा तब तुम करते रहना पुट, ठीक है। तो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या, तो अब देखो तो आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को जोड़ेंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे आप तो देखो तो जरा सा क्या कहते हैं, जोड़ते समय μl बाई v डैश और μl बाई v डैश ये माइनस में है और इधर से ये प्लस में है, तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा ना, तो μm बाई u और μm बाई v खाली ये आएगा। आप दोनों को इसको लेफ्ट साइड का दोनों और राइट साइड का दोनों जोड़ोगे ना भाई, तो जोड़ोगे आप तो समझो इसमें और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो ये देखो तो ये निगेटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म सेम चीज़ कटेगा और ये बचेगा, तो μm बाई v में से घट जाएगा μm बाई u, तो μm बाई v माइनस μm बाई u। जबकि दोनों इक्वेशन को हम क्या किए, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे ये प्लस और माइनस वाला क्या हो गया, कट गया। अच्छा ठीक है, और ये वाला चीज जो टर्म है उसको यहाँ लिख दिया, पॉजिटिव वाला जो टर्म है उसको
यहाँ लिख दिया। आप इतना तो बच्चा ऐसा इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा चलो अब इसको और इसको जोड़ते हैं बस, ठीक है, बस तुरंत हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा ये। अब देखो इसको और इसको जैसे जोड़ेंगे तो आप देखो तो क्या होगा यहाँ पे म्यू एल माइनस म्यू एम बाय R1 में जोड़ो तो आप क्या होगा म्यू एम माइनस म्यू एल बाय क्या R2। तो अब यहाँ से म्यू एम को कॉमन निकाल लो, म्यू एम को कॉमन निकाल लिए तो 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू। थोड़ा सा देर के लिए क्वालिटी बढ़ा लो ताकि अगर ये नज़र नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। चलो छोटा लिखना पड़ रहा है मजबूरी में। अब यहाँ पे देखो हमको नहीं तो फ्लो बिगड़ जाएगा ना, म्यू एल माइनस म्यू एम बाय R1। अब ये देखो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो पता है ये क्या होगा, ये वाला टर्म माइनस बन जाएगा, ये वाला टर्म प्लस बन जाएगा। तो माइनस म्यू एम प्लस म्यू एल डिवाइडेड बाय क्या R2। और ये माइनस कॉमन निकालने से हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा। देखो क्या बेनिफिट मिलेगा। अब हम क्या करें भैया, अब हम क्या करें, हमको तो थोड़ा सा जगह का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो हमको ज़रूरत पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, ये 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ होता है। लेंस में आप अगर देखोगे तो 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर क्या होता है 1 बाय एफ ना। मिरर में देखोगे तो 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू बराबर एफ, लेकिन लेंस में 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। ये आप पढ़े होगे 10th में। नहीं तो आप ये भी चीज़ देखते हो कि अगर मान लो क्या कहते हैं 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू है ना, अगर देखो तो यू हम लोग अगर क्या इन्फिनिटी कर दे तो अब तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे। ऐसे भी सोच सकते हो तो 1 बाय फोकस माइनस 1 बाय इन्फिनिटी बराबर ये हो गया क्या 1 बाय फोकस माइनस 1 बाय इन्फिनिटी यानी कि 0, यानी कि क्या 1 बाय एफ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी हो तो भी मेरा क्या इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर। और तो चाहे तो हम क्या कहते हैं इस वाले टर्म को यानी कि इतना सा चीज़ को हम चाहे तो 1 बाय एफ लिख सकते हैं। और ऐसे भी जानते हैं कि 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। ये आपको ध्यान रखना, लेंस में मिरर में प्लस होके इतना होता है, लेंस में ऐसा होता है, ठीक है। तो 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ, तो म्यू एम इंटू 1 बाय एफ बराबर अच्छा 1 बाय एफ यानी कि फोकल लेंथ हो गया। अच्छा चलिए ये म्यू एल माइनस म्यू एम, म्यू एल माइनस म्यू एम बाय क्या है आर इधर ये R1 है ना भैया। चलो ठीक है कोई नहीं। अब ये देखो तो ये माइनस मेरा ऐसे रह गया। अब ये देखो म्यू एल को इधर और म्यू एम को उधर लिखेंगे तो म्यू एल माइनस म्यू एम अब बाय हो गया क्या R2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्म को पहले और निगेटिव वाला को बाद में लिख लिया। अब इतना किए ना, अब देखो हम थोड़ा सा आगे और काम करते हैं इसमें। चलो देखो समझना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। चलो ठीक है देखो तो ये क्या हो गया म्यू एम इंटू 1 बाय एफ इज इक्वल टू, ये देखो तो म्यू एल माइनस म्यू एम यहाँ भी है, म्यू एल माइनस म्यू एम यहाँ भी है, तो दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। तो म्यू एल माइनस म्यू एम को कॉमन निकाल लेंगे, म्यू एल माइनस म्यू एम यहाँ भी, म्यू एल माइनस म्यू एम यहाँ भी। तो ये वाला और ये वाला को क्या किए कॉमन निकाल लिए, इसको और इसको, म्यू एल माइनस म्यू एम, म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन निकाल लिए। तो म्यू एल माइनस म्यू एम सॉरी कॉमन तो निकल गया है, तो इधर क्या बचा खाली 1 बाय ये R1 है ना, और इधर 1 बाय R2। तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय क्या भैया R2। अभी जानते हैं इसको ना, तुरंत फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब म्यू एम इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 1 बाय फोकल लेंथ बराबर क्या म्यू एल माइनस म्यू एम अब बाय क्या म्यू एम इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। याद रखना है इसमें ये R1 और R2 को विथ साइन रखना है, ठीक है। देखो R1 तो है कन्वेक्स लेंस के लिए, R1 मेरा उधर रहता है तो पॉजिटिव, R2 जो है कन्वेक्स के लिए क्या होता है निगेटिव। और कॉनकेव के लिए बात करोगे तो ठीक इसका उल्टा, R1 निगेटिव R2 पॉजिटिव। हम ये सब चीज़ पहले बता चुके हैं। चलिए ठीक है, तो ये मेरा लेंस मेकर फार्मूला आ गया जो कि बहुत ही VBI है, प्रूफ करने के लिए देता है। कभी कभी ऐसा भी देता है आपको प्रूफ करने के लिए कि 1 बाय फोकल लेंथ बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये भी प्रूफ करने के लिए देता है। तो ये भी चीज़ वही है। कैसे, तो अगर मान लो इधर और इधर जो मीडियम है ना, अगर वो मेरा एयर होता तो मीडियम एयर होता तो म्यू एम यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो इधर 1 हो जाता तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 करते, तो 1 बाय फोकल लेंथ बराबर, और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू एल नहीं तब क्या बोल देते हैं म्यू, तो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बोल दिए माइनस, इसकी जगह क्या किया 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 करेंगे। तो ये 1 नीचे में डिवाइड में रहता है तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो फार्मूला फॉर्मेट मेरा 1 बाय फोकल लेंथ बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। म्यू की जगह लोग यहाँ एन भी लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे
एन एल एन एम भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। ये तब काम करेगा जब दोनों तरफ एयर हो, ये तब काम करेगा जब यूनिवर्सल चीज़ हो गया ये भैया कि क्या हो सकता है इधर पानी पानी और इधर क्या ग्लास, तब के लिए भी ये काम कर सकता है। तो ये VBI फार्मूला है, ये VBI फार्मूला आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए और इसी फार्मूला को हम अभी आपको यूज़ करना सिखाएंगे। तो चलो, अगर मन है तो स्क्रीनशॉट लेने का तो ले लो, नहीं तो PDF नोट्स तो आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सा physicsbyamanwar.com जो वेबसाइट है उसके साथ एकदम क्या बोलते हैं मतलब फैमिलियर हो जाओ, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, नोट्स एकदम आराम से गूगल पे सर्च कर लो www.physicsbyamanwar.com। अब हम लोग जो है इसके बाद इसको यूज़ करना सिखाएंगे, कुछ ढेर सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बताएंगे, छोटा छोटा चीज़ कि लेंस को पानी में डुबाने से क्या होता है, लेंस को सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डुबाने से क्या होता है, लेंस को अपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डुबाने में क्या होता है, लेंस से वाइट लाइट पास होता है तो क्या होता है, ये लेंस से लाइट सब गुजरता है तो कैसे कैसे क्या क्या मुड़ता है, ढेर सारा चीज़ घटना सब के बारे में अभी हम लोग इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसका यूज़ करना सिखाते हैं और कुछ कुछ सवाल भी करते हैं, कुछ बेहतरीन चीज़ सिखाते हैं। हाँ, चलिए देखिए, हम लोग जो लेंस मेकर फार्मूला किए, अगर मीडियम है तो जनरल फार्मूला ये वाला, और अगर एयर है मीडियम तब ये फार्मूला हो जाता है ना। अच्छा, अब इसी को तो हम लोग थोड़ा सा यूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि मान लिया जाए अपने पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है ये कि R1 और R2 जो है ना, दोनों उसका रेडियस बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। तो अगर बराबर है तो उसका हम फोकल लेंथ पता करेंगे। मान लीजिए कि अगर सवाल में दे दिया कि भैया उसका R1 R2 बराबर है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस से, और ये मान लो 20 सेंटीमीटर है, थोड़े के एग्जाम्पल के लिए बोल दिया, तो हमको फोकल लेंथ बोलेगा पता करने, तो कैसे पता करेंगे, चाहे तो ऐसा टाइप का सवाल बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कैसे क्या है 20 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, हमको अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसे फोकल लेंथ निकालेंगे। मान लेते हैं कि दोनों तरफ क्या है, एयर ही है। ठीक है, और ये नीचे वाला फार्मूला लगा के काम करते हैं। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है अगर, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि ये और ये दोनों सरफेस क्या है मेरा बराबर, यानी अगर इसके लिए C2 और इसके लिए क्या C1 है, तो यहाँ से यहाँ तक R1 और यहाँ से यहाँ तक मेरा R2, दोनों क्या होगा बराबर होगा। बराबर क्या, R 20 सेंटीमीटर दिया होगा। फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ निकालना है तो आराम से कर लेंगे। 1 फोकल लेंथ बराबर क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, μ-1 इंटू क्या, और ये ग्लास का बना हुआ है अगर, तो ग्लास का बना हुआ तो इसके लिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू का मान क्या हो जाएगा 1.5। तो देखो तो 1/R1 माइनस 1/R2 यही ना फॉर्मूला होता है। तो 1 फोकल लेंथ बराबर म्यू माइनस 1, दोनों तरफ एयर है, दोनों तरफ क्या है भैया एयर मानते हुए, दोनों तरफ एयर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, R1 R2 बराबर है, ये मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर। तो हम कैसे फोकल लेंथ निकालेंगे, तो 1/f बराबर μ-1, म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है लेंस का 1.5 में से 1 घटाओ, तो 1/R1, R1 मेरा उधर है ना, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट के ही डायरेक्शन में उधर है, तो इधर मेरा क्या R1 पॉजिटिव और इधर हो गया R2 मेरा क्या निगेटिव। तो R1 हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव माइनस 1/R2 क्या करेंगे इधर है तो निगेटिव, और दोनों R1 और R2 दोनों का मान RR है, तो R2 मेरा निगेटिव था तो माइनस में लिख दिया, R2 जो कि पॉजिटिव था, ये R1 पॉजिटिव था तो प्लस में लिख दिए ना। दोनों का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, RR बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, यानी यहाँ 20 है यहाँ 20 लिखा हुआ। तो चलो आप देखो तो 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 इंटू ये और ये टर्म जुटेगा तो 1/R प्लस 1/R, तो 0.5 का मतलब होता है 1/2 इंटू क्या 2/R, इधर क्या है 1/f, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/R, देयरफॉर f इज इक्वल टू दोनों पलट दिए f बराबर क्या R, और ये कैसा R है प्लस में R आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखो तो फोकल लेंथ ऐसे भी आप जानते हो कि कन्वेक्स लेंस अगर तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो प्लस R, तो यानी कि फोकल लेंथ बराबर आप क्या R का मान के बराबर यानी कि 20 सेंटीमीटर आप लिख सकते थे आंसर, है कि नहीं। अच्छा चलो, अगर आपके पास इक्वी कन्वेक्स के बजाय अगर आपके पास फोर्ड इक्वी कॉनकेव लेंस अगर होता, इक्वी कॉनकेव लेंस होता, तो इक्वी कॉनकेव लेंस में क्या हो जाता, सेम काम करते, सेम चीज़ सिचुएशन अगर कॉनकेव में दिया रहता तब क्या करते, इसका ये तो पहला सरफेस है तो इसका C1 इधर और दूसरा सरफेस है तो इसका सरफेस इसका C2 इधर, इसका हो जाता R2 इधर और इसका इधर R1।
R1 मेरा क्या हो जाता है निगेटिव और ये मेरा क्या हो जाता है पॉजिटिव ना। तो ऐसे करके काम करते हैं 1/f बराबर क्या म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस क्या 1/r2। तो 1 बाय फोकल लेंथ बराबर, अब देखोगे आप तो कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव में आता है तो देखना निगेटिव में आएगा 1.5 माइनस 1 इंटू ये वाला जो टर्म है तो 1/r1 की बात करेंगे तो R1 मेरा क्या है R है, लेकिन R1 इधर है तो ये मेरा कैसा है निगेटिव। माइनस R2 की बात करें तो R2 भी मेरा क्या है R है, लेकिन उधर है तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। तब आप देखो तो 1 बाय फोकल लेंथ बराबर 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 आधा इंटू ये जो है तो -1/r माइनस 1/r तो ये हो गया 1/2 0.5 का मतलब 1/2 इंटू -2/r 2 और 2 कैंसिल तो हो गया क्या -1/r 1/f बराबर देयरफॉर f बराबर क्या हो गया -r निगेटिव, यानी कि फोकल लेंथ बराबर चाहो तो आप -20 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अगर दिया रहता कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है R1 R2 वो 20 है और लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस जो है ग्लास का बना हुआ है, ठीक है 1.5 हो गया उसका, तो दोनों तरफ एयर है तो आप चाहो तो ऐसा सवाल को भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है नहीं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉनकेव लेंस है अगर तो निगेटिव में और कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव में फोकल लेंथ होता है। आप एक बात और ध्यान रखना कि R1 और R2 अगर दोनों बराबर हो ना तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर रहे, कैसा रहे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रहे, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है भैया कि R1 R2 दोनों बराबर रहता है तो ये माइनस माइनस मेरा क्या है इसमें प्लस होकर के ये वाला जो इधर वाला इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रहे तो ये वाला टर्म मेरा 2/r आता है। और याद रखना इक्वी कॉनकेव लेंस रहे तो ये वाला जो टर्म है मेरा -2/r सॉल्व होकर आता है। ध्यान रखना ये वाला टर्म इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो तो ये वाला टर्म सॉल्व होकर क्या आएगा 2/r और इक्वी कॉनकेव हो तो ये वाला टर्म सॉल्व करके -2/r। इसी में और भी कुछ टॉपिक है जिस पे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर मान लिया जाए किसी लेंस को हवा में से उठा करके हम लोग कहाँ लेकर के चले जाते हैं पानी में डुबा देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसके फोकल लेंथ पे। जैसे अभी मान लिया जाए एयर में फोकल लेंथ f है तो वाटर में अगर डुबा देंगे तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा 3f हो जाएगा f/2 हो जाएगा 4f हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर एक लेंस को हवा से उठा के कहाँ लेके चले जाए एयर वाटर में तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसके फोकल लेंथ पर, ठीक है ये हम लोग बात करते हैं। मान लो एक सवाल है, ठीक है इफ़ अ लेंस इज टेकन फ्रॉम एयर टू वाटर देन व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ ना, ये सवाल हो गया। तो अब आप देखो जो नोट्स रहेगा उसमें सारा चीज़ अच्छे से सवाल लिख के बढ़िया से डील किया हुआ है, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं टॉपिक। तो देखो आप जरा सा तब ऐसी स्थिति में आप कैसे सवाल करोगे। तो जैसे मान लो अगर कोई एक लेंस है, अभी ये क्या है भैया एयर में, ठीक है एयर में है ग्लास का ही बना हुआ लेंस है तो म्यू बराबर क्या 1.5 यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू बराबर क्या 1.5। तो अभी आप देखो ऐसी स्थिति में मान लिया जाए ये कोई क्या है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो अभी आप इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो अभी आप देखिए कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ R के बराबर होता है। यानी यहाँ पे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मान लिया इसको, मान लिया R1 बराबर R2 बराबर क्या है R है और अभी क्या है एयर में। तो एयर में है भैया जब, तो एयर में तो हम अभी ये फार्मूला लगाते हुए आराम से निकाल लिए फोकल लेंथ किसके बराबर होता है R के बराबर। अभी देखे ना थोड़ा देर पहले इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है अगर मान लीजिए ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है अगर तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो भैया R1 बराबर R2 बराबर R शीशा का बना हुआ है 1.5 दोनों तरफ एयर है। तो अभी तुरंत फोकल लेंथ निकाले कि वो +R के बराबर होगा। अभी जस्ट निकाले ना यहाँ पे किए ना डील नहीं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रहता है दोनों तरफ एयर रहता है तो फोकल लेंथ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। अच्छा चलो अगर हम लोग वाटर में लेके चले जाएँ सेम चीज़ को तो वाटर में लेके चले जाएंगे तब हम थोड़ी डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, तब हमको बात करना पड़ेगा। इसके लिए इधर हो जाएगा क्या मेरा R1 और इसके लिए इधर हो जाएगा क्या मेरा R2, इधर म्यू एम मीडियम इधर भी म्यू एम मीडियम। अब ये पानी में लेके गए तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 और ये चूँकि ग्लास है शीशा का बना हुआ है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। इसके लिए फोकल लेंथ लिखेंगे तो 1 यहाँ क्या फार्मूला लिखेंगे म्यूएल माइनस म्यू एम बाय क्या म्यू एम इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। मान लो दोनों बराबर भी है, अगर इक्वी कॉन्वेक्स है दोनों बराबर है तो कोई बात नहीं 1 बाय फोकल लेंथ चूँकि जो कि वाटर में होगा फोकल लेंथ बराबर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 तो 3/2 माइनस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 डिवाइडेड बाय यहाँ भी क्या है
नीचे में भी 4/3 इंटू ये देखो तो ये वाला टर्म मेरा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कभी भी रहे तो ये वाला टर्म मेरा कितना हो जाता है हमेशा 2/r आएगा। देखो कैसे, नहीं 1/r1 भी में r है माइनस 1/r2 भी मेरा क्या है r है, लेकिन r2 की बात करें अगर तो r2 मेरा इस साइड होने के कारण ये निगेटिव आएगा, है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 फोकल लेंथ वाटर में बराबर ये देखो तो नीचे का दोनों गुना हुआ 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 9 माइनस 8 बटे 3 दूना 6 बटे में 4/3। आप सिंपल सा जो भागा करने आता है कि नहीं, नीचे का दोनों को गिना कर दो, 3 दूना 6, इसको इससे 3 तिया 9, इसको इससे 2 चौके 8, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 4/3 है। गुना में ये देखो तो माइनस माइनस ओके 1/r प्लस 1/r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2/r। अब आप देखो तो 1 फोकल लेंथ इन वाटर बराबर 9 में से 8 गया तो कितना हो गया, ऊपर में 1, तो 1/6 बटे में 4/3 गुना 2/r। ठीक है, चलो अब आप देखो तो 1 फोकल लेंथ वाटर में बराबर 1/6 गुना 4 यहीं रहेगा और 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, गुना में 2 बटे क्या है r है। तो अब देखो तो 3 से ये 2 बार में कट गया, 3 दूना 6, और फिर 2 से ये 2 कट गया, खाली 1/4 बचा, तो 1 फोकल लेंथ वाटर में बराबर 1/4r। इसलिए इसको जब पलटेंगे तो क्या होगा भैया, दोनों तरफ पलट देंगे तो फोकल लेंथ जो वाटर में होगा वो कितना होगा 4r। तो एयर में फोकल लेंथ होता है r और वाटर में फोकल लेंथ हो जाता है 4r, 4r के बराबर। तो फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ा, फोकल लेंथ जो है वाटर में वो कितना हो गया, r के जगह पे f लिख देंगे, r के जगह पे क्या 4 को 4 छोड़ो और r के जगह पे क्या लिख सकते हैं f। तो फोकल लेंथ जो एयर में होता है ना उसका 4 गुना फोकल लेंथ हो जाता है, उसका 4 गुना फोकल लेंथ हो जाता है वाटर में। तो ये हम लोग समझे कि अगर किसी लेंस को हम लोग कन्वेक्स में भी ऐसा है, कनकेव भी होता तब भी यही होता। ठीक है, यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, लेकिन चीज़ मेरा वही आता 4 गुना है। तो लेंस चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स, अगर किसी लेंस को एयर से, हाँ लेंस ग्लास का बना हुआ है इसीलिए, कुछ और होता तो अलग बात होता। तो मेन आपको ध्यान रखना है टॉपिक कि उसी हिसाब से कट फुट जाता। सिंपल आपको ध्यान रखना, लेंस का हो कुछ का भी कुछ भी, आपको ये ध्यान रखना कि अगर किसी लेंस को हवा से उठा के वाटर में लेके जाएंगे तो उसका फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखना, बहुत सारा स्टेट बोर्ड है, जैसे कि असम का स्टेट बोर्ड हो गया, फिर यूपी का, गुजरात का, फिर उसके बाद झारखंड का, तो इस सब में ऑब्जेक्टिव में रहता है। ठीक है, और सीबीएसई में आपको मान लीजिए सिचुएशन ही करके दे देगा कि लेंस को यहाँ से वहाँ लेके गए हैं तो बताइए न्यू फोकल लेंथ क्या होगा, अगर फोकल लेंथ अभी f है तो नया फोकल लेंथ क्या होगा 4 है। ये करके डिराइव करने के लिए भी दे सकता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो ये सब चीज़। ठीक है, तो क्या कहते हैं मतलब स्क्रीनशॉट लोगे तो लो, लेकिन हम क्या कहते हैं मतलब ये सारा चीज़ का नोट्स दिए हुए हैं तो वहाँ से आप कर सकते हो, है ना। चलो अभी हम लोग इसमें आगे बातचीत करते हैं। आगे क्या क्या बातचीत करेंगे कि अगर किसी लेंस को हवा से उठा के पानी में डालें, अगर किसी लेंस को बेचारा जो कि हवा में था, ठीक है चलो कोई बात, अभी उसको क्या किए लेंस को ना हम उठा करके कहाँ डाल दिए हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रहता है तो r होता है ना, इक्वी कॉन्केव होता है तो -r है ना, फोकल लेंथ प्लस r के बराबर इक्वी कॉन्वेक्स में, और फोकल लेंथ -r के बराबर इक्वी कॉन्केव में। अगर किसी लेंस को हम मतलब हवा में, ठीक है, उसको उठा करके एक ऐसे मीडियम में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तब क्या होगा। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं फ्रेश से और तब सिचुएशन पे बात करते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग बात ये करने वाले हैं कि ये एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है मान लिया जाए, या फिर कोई भी एक सिंपल सा एक लेंस है। लेंस को क्या करते हैं, एक ऐसे मीडियम में रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए 2 कर दिए, ज़्यादा कर दिए, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तब क्या होगा, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह और कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह और डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है, यानी कि लेंस का जो नेचर है वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप कैसे तो समझते हैं, जैसे मान लिया जाइए कि इक्वी कन्वेक्स लेंस है तो R1 और R2 दोनों मेरा क्या हो जाएगा बराबर। आपको पता है कि R1 इस साइड होता है और R2 मेरा क्या इस साइड हो जाता है, ये R2 मेरा निगेटिव और R1 मेरा क्या पॉजिटिव। तो 1 फोकल लेंथ बराबर फॉर्मूला तो μl - μm बाय क्या
म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। आपको एक बात पता है, ये मेरा 2/r हो जाता है, अभी अभी हम लोग देखें ना। तो लेंस जो है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 2 डिवाइडेड बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो 1/r माइनस 1 बाय ये क्या है R2 मेरा जो है वो कैसा होगा, निगेटिव है ना। तो ये हो जाएगा 1.5 में से ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.5, लेकिन माइनस में बटे 2 इंटू ये कितना है माइनस माइनस 2/r है ना, जुड़ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा माइनस में 0.5 का मतलब हो गया कितना भैया 1/2 इंटू ये 2 तो वैसे है ही 2/r, तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस 1/2r, 1 फोकल लेंथ बराबर। इसीलिए देखिए तो आप दोनों साइड से पलट देंगे तो फोकल लेंथ बराबर क्या गया -2r। यानी कहना हम ये चाह रहे हैं आपको कि आपको पता होगा कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव और कनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ होता है निगेटिव। लेकिन आप देखिए तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा आ गया भैया, सॉल्व करके निगेटिव आ गया। कन्वेक्स का फोकल लेंथ निगेटिव आना मतलब कनकेव के जैसा फोकल लेंथ आ गया इसका। तो यानी कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव आ जाने का मतलब हो गया कि वो कन्वेक्स लेंस जो है कनकेव की तरह काम कर रहा है। फिर वही अगर कनकेव लेंस होता तो उसका फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव आ जाता। कैसे, तो आपको पता होगा कि इक्वी कनकेव लेंस में ये वाला टर्म मेरा माइनस में आता है। तब आप देखिएगा तो सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस और ये माइनस गुना होकर के कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाता है। तो अब आप कहोगे क्या कि एफ बराबर क्या हो जाता है 2r हो जाता है प्लस में कनकेव के केस में। कॉनकेव के केस में ये वाला टर्म आपको याद होगा ये माइनस में होता है। अभी 2-4 बार किए हम लोग। इक्वी कॉनकेव में यहाँ -2/r, इक्वी कॉन्वेक्स में 2/r, इक्वी कॉनकेव में यहाँ -2/r, तब फोकल लेंथ मेरा इसका पॉजिटिव आया था। तो देखते कि क्या रे कॉनकेव का तो फोकल लेंथ निगेटिव होना चाहिए, लेकिन कैसा आ रहा है पॉजिटिव। यानी कनकेव का फोकल लेंथ तब प्लस में हो जाएगा और कन्वेक्स का फोकल लेंथ तब निगेटिव में हो जाएगा। जबकि कन्वेक्स का फोकल लेंथ होता कैसा है पॉजिटिव, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ निगेटिव बन जाएगा। कनकेव का फोकल लेंथ होता है निगेटिव, तो कनकेव का फोकल लेंथ हो जाएगा क्या पॉजिटिव। यानी कनकेव लेंस कन्वेक्स की तरह और कन्वेक्स लेंस मेरा कनकेव लेंस की तरह काम करेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इफ़ अ लेंस इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन लेंस, देन द नेचर ऑफ लेंस विल बी क्या रिवर्स्ड। तब लेंस का जो नेचर है वो मेरा उल्टा हो जाएगा। अब सवाल एक उठता है ये कि अगर मान लिया जाए ऐसा काम कर दे कि अगर एक लेंस को एक ऐसे मीडियम में रख दे जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, यानी कि μl और μm दोनों मेरा क्या है बराबर, तब क्या होगा भैया, सवाल पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। तो ध्यान रखना है कि 1 फोकल लेंथ बराबर μl माइनस μm बाय μm इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 फार्मूला लिखोगे तो ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बराबर चीज़ तो घट के क्या आ जाएगा भैया 0 बटे μm इंटू क्या 1/r1 माइनस 1/r2। ये सारा जीरो सबको क्या कर देगा ख़त्म करके 0। तो 1 फोकल लेंथ बराबर 0, तो क्या आते हैं 1/0 इज इक्वल टू क्या ऐसा है ना। तो 0 को इधर डिवाइड में लेके चले जाओ और उसको, तो 1 फोकल लेंथ बराबर 0 को इधर लेके चले गए, फोकल लेंथ उधर लेके आ गए, तो 1/0 मेरा क्या हो जाता है इन्फिनिटी, है ना। तो या ऐसा भी सोच सकते हैं कि 1/इन्फानाइट बराबर ही ना 0 होता है, तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा इन्फानाइट। यानी कि अगर कोई रे आएगा तो मुड़ने के बजाय क्या होगा, बल्कि सीधे चलते चले जाएगा, यानी अनंत में मिलने जैसा संभावना। तो ध्यान रखना है कि अगर लेंस को एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में उसका फोकल लेंथ इन्फानाइट हो जाता है, ये ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना कि तब वो एकदम प्लेन ग्लास स्लैब के जैसा काम करेगा। प्लेन ग्लास स्लैब होता है ना कि सीधा लाइट पड़ा सीधा आर पार चला गया ना, प्लेन जो ग्लास स्लैब में भी तो ऐसे ना होता है, लाइट ऐसे आया तो आर पार चला गया, 2 गो पैरेलल रे होगा तो अनंत में जाके मिलने का संभावना। तो सिंपल ग्लास स्लैब की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। या यूँ कहें ग्लास स्लैब की तरह, या फिर यूँ कहें कि एक सेम वो मीडियम के जैसा ही उसी में घुल मिल जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि लेंस है या नहीं है, वो लेंस दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलिए अब आगे सिचुएशन पे बात करते हैं कि अगर किसी लेंस को काट देंगे ऐसे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर काट देंगे ऐसे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर किसी लेंस के आधे पोर्शन को ब्लैक पेपर से ढक देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सब चीज़ देखते हैं, फिर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ सब हम लोग जानेंगे। नोट्स तो आपको मिल जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग फ्रेश आगे बात करते हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर आगे भी पढ़ाई
कर सकते हो। ठीक है, लगातार बैठे रहने पे आँख पे जोर पड़ता है ना। चलिए ठीक है, ब्रेक लिया जा सकता है, यहाँ पे सही सिचुएशन जगह है, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। चलो देखो समझते हैं, अगर मान लिया जाए या कंफर्टेबल हो तो देखो, अगर कोई लेंस है मान लिया जाए, उस लेंस को अगर हम लोग ऐसे सीधा सीधी काट दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लिया जाए ये अगर लेंस है, इसका फोकल लेंथ है f, सवाल भी पूछता है भैया ऑब्जेक्टिव में भी, कहीं कहीं बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड सब में भी पूछता है, और ऐसे भी आपको CBSE में भी काम दे सकता है। ठीक है, अगर एक लेंस है, बोलेगा कि एक लेंस है, लेंस को हम काट दिए और काट करके ऐसा डायसेक्टेड लेंस कहते हैं इसका, ऐसा इसको एक प्लेनो कॉन्वेक्स में बदल लिए और एक और प्लेनो कॉन्वेक्स में बदल लिए। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी इसका फोकल लेंथ f है, तो जो नया वाला फोकल लेंथ होगा, दोनों तो सेम जैसा है, तो नया वाला फोकल लेंथ कितना होगा। अगर इसका फोकल लेंथ पुराने वाले का ओरिजिनल लेंस का फोकल लेंथ f है, तो नया वाला जो अब ये लेंस बना प्लेनो कॉन्वेक्स दो गो, तो इसका मतलब क्या फोकल लेंथ होगा। ये एक इक्वी कन्वेक्स है, तो इक्वी कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, यानी कि ये चाहे R1 बराबर क्या, R2 बराबर R, तब ना इधर का ये और ये हिस्सा दोनों बराबर हो रहेगा ना, तब भी ये सेम टू सेम और ये भी सेम टू सेम, ये जैसा वैसा ही है। तो एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है, उसको बीच से ऐसे काट दिए हैं, तो इसका फोकल लेंथ अभी f है, तो बताना है कि ऐसे काटने के बाद जो है इसका फोकल लेंथ सब कितना हो जाएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स में जो बदल गया तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। तो देखा जाए ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहता है। देखिए चलिए समझते हैं, तो इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जैसा हम लोग समझ करके इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा जाए, चूँकि अभी इस लेंस के लिए अगर बात करें तो क्या है सिचुएशन, 1/f बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 की बात करें अगर, तो आप जानते हो कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में ये वाला हिस्सा मेरा 2/r बन जाता है ना। तो 1/f बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम इंटू 1/r1 को r लिखे, माइनस 1/r2 को r लिखे, और ये माइनस में रहेगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो के 2/r बच जाएगा। जानते हो आप ये चीज़, इधर इसका R1 हो जाता है पॉजिटिव, इधर इसका R2 हो जाता है क्या, निगेटिव, है ना। तो 1 फोकल लेंथ ओरिजिनल लेंस का म्यू एल माइनस म्यू एम बाय क्या, म्यू एम इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 2/r, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इस वाले लेंस के लिए बात करते हैं, डायसेक्टेड लेंस के लिए, डायसेक्टेड बोला जाता है, डायसेक्टेड लेंस के लिए बात करते हैं, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए बात करते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए बात करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले सरफेस पे इस पे गिरेगा लाइट, फिर इस पे गिरेगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, कोई सा भी ले सकते हैं, R1 और R2 कोई को भी ले सकते हैं हम लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इसी लेंस की बात कर रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ये हो गया क्या मेरा R1 और ये हो गया मेरा क्या R2। आप देखो तो R1 का मान तो चलो कुछ भी होगा, R1 का मान क्या होगा R, क्योंकि यहाँ पे पता है हमको R1 R2 दोनों R है, ये और ये दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, तो ये R1 मेरा क्या हो गया R। रही बात इस R2 की, तो प्लेन सरफेस के लिए रेडियस अगर पूछेगा, प्लेन सरफेस का रेडियस, तो अनंत बोलेंगे, इनफाइनाइट। आप याद करो जैसे प्लेन मिरर था, उसे पढ़ाए थे कि प्लेन मिरर का क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, इनफाइनाइट। तो प्लेन सरफेस कुछ भी है तो उसका रेडियस क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। मान लो बहुत बड़ा सा सरफेस है, बहुत बड़ा सा गोला है, उसमें से बहुत बड़ा सा गोला है, उसमें से छोटा सा टुकड़ा को हम काट देंगे, तो छोटा सा टुकड़ा हमको कैसा नज़र आएगा, सिर्फ एकदम सीधा नजर है ना। जैसे पृथ्वी इतना बड़ा है, उसका जो सरफेस है वो हमको सीधा नज़र आता है, होता है ना। तो बस यही सब चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो इसका ये R2 मेरा इनफाइनाइट होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। प्लेनो कॉन्वेक्स में हमेशा ये R2 मेरा इनफाइनाइट होगा, ये याद रखोगे आप, तो बाकी और सब क्वेश्चंस बनाने में भी आपको मदद मिल जाएगा। नीट जेई वगैरह वहाँ भी बेनिफिट होगा आपको, ठीक है, हर जगह बेनिफिट होगा। तो नीट और जेई का थ्योरी तो यही रहता है भैया, कोई अलग थोड़े होता है। चलो डायसेक्टेड लेंस है, तो अब हम लोग बात करते हैं 1 फोकल लेंथ बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू एम इंटू 1/r1 की बात करें तो 1/r1 की जगह r लिख देते हैं, माइनस 1/r2 की जो बात करें 1/r2 लिखेंगे ना, तो r2 की जगह क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइट ना। अच्छा चलो ठीक है, तो ये r1 तो मेरा इधर ही बढ़ेगा ना, तो ये पॉजिटिव रहता है। चलो ठीक, इसमें अगर बात करते तो R2 मेरा इधर हो जाता है निगेटिव, इसमें भी बात करोगे ना तब भी सेम चीज़ आएगा, इसके लिए लो या इसके लिए लो सेम आएगा। हम तो भी दिखा देते हैं। 1 फोकल लेंथ बराबर क्या होगा यहाँ, म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाय क्या, म्यू एम इंटू में क्या लिखेंगे 1/r माइनस क्या, ये तो 1/∞ क्या होता है 0,
यानी कि 1/f बराबर ये लेंस लेते या ये लेंस लेते, सेम चीज़ आता, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं। म्यू एल माइनस म्यू एम बाय क्या, म्यू एम इंटू 1/r, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम आपको करके दिखाते, चाहे ये भी लेंस लेते ना तब भी ना सेम सिचुएशन आता। कैसे आता आप बोलोगे, तो देखिए तब तो भैया हम बोलते हैं कि ये मेरा क्या है, ये हो जाता R1 मेरा इन्फिनिटी, और R2 की बात करते अगर तो R2 मेरा कैसा हो जाता, माइनस में R होता, बोलते ना। तो यहाँ पे तुम क्या लिखते हो, 1/R1, यानी कि 1/R1 की जगह पे क्या करते तुम, इन्फिनिटी माइनस 1/R2 की जगह पे तुम क्या करते, माइनस R लिखते, तो ये तो हो जाता 0, माइनस माइनस प्लस 1/R, यानी कि 1/R हो जाता है, यानी ये वाला टर्म सॉल्व करके फिर से 1/R ही हो जाता। तो तुम ये वाला लेते या ये वाला लेते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर एक कन्वेक्स लेंस हो, ये कोई एक भी कॉन्वेक्स लेंस है, छोड़ो इसको, काटे हैं ऐसे ऐसे, ये R है अगर, तो ये R है और ये ऐसे प्लेन सरफेस है, तो ये वाला हिस्सा कितना मेरा सॉल्व करके 1/R आ रहा है ना, ध्यान रखना, चाहे ये ऐसा रहो या ऐसा, बात एक ही होता है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखो तो क्या होगा, हाँ क्या होगा भैया, ये वाला जो है ये मेरा एफ डैश होगा ना, ये डायसेक्टेड लेंस का फोकल लेंथ है। देखो तो आप 1/f के बटे में, ये 1/f है ना, उसके बटे में 1/f डैश, 1/f डैश बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम बाई म्यू एम, इसमें भी है उसमें भी है, डिवाइड होके कट जाएगा। तो खैर म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम इंटू 2/r है ना, इतना है ना इक्वेशन 1 में, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 में क्या है, सेम चीज़ है, म्यू एल माइनस म्यू एम बाय क्या, म्यू एम इंटू 1/r है। तब आप देखो तो सेम चीज़ है ना भैया, हाथी और हाथी कट गया, सेम चीज़ कट गया। तब देखो तो यहाँ पे क्या 1/f नीचे आ जाएगा, ये वाला 1 यहीं रहेगा, और सबसे नीचे वाला, ये तो मेन डिवाइड है ना, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बराबर 2/r नीचे आएगा, इंटू ये 1 यहीं रहेगा, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये सब जानते हो करना, कि इस सब में भी दिक्कत होता है बाबू, तनिक बताओ तो हमको, क्योंकि हमको भी देखना है। एफ डैश बराबर ये इधर गुना हो जाएगा 2f, हम कमेंट में को ज़रूर बताना कि इसमें दिक्कत होता है कि नहीं, ठीक है, डिवाइड में दिक्कत होता है, ये मैसेज करोगे कमेंट में, तब समझेंगे कि अच्छा ये सब में भी है दिक्कत। तो ध्यान रखेंगे आगे से सॉल्व करते समय और भी। तो एफ डैश बराबर क्या 2f, तो यानी कि जो नया वाला डायसेक्टेड लेंस है, जो कटा हुआ लेंस है, उसका जो फोकल लेंथ होगा वो ओरिजिनल लेंस का क्या हो जाएगा, डबल, ओरिजिनल लेंस का क्या हो जाएगा, डबल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखोगे, उम्मीद करते हैं। अब एक बात और छोटा सा चीज़ अगर ध्यान में आता है कि अगर किसी लेंस के आधे पोर्शन को हम ब्लैक पेपर से ढक दें, आधे पोर्शन को क्या करें, ब्लैक पेपर से ढक दें, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा इमेज पे। तो भैया क्या बोलते, इमेज बनने के लिए यहाँ से जाके टकरा के यहाँ पे इमेज बना देगी, ऑब्जेक्ट है यहाँ तो इमेज बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये नीचे का हिस्सा नहीं ढका रहता तो इधर से भी कुछ लाइट जाती और जाके यहाँ पे गिरती और इमेज को थोड़ा और चमकदार बनाती। तो इधर से जाने वाला सिर्फ आधा पोर्शन से ही रे जा रहा है, आधा पोर्शन से रे नहीं जा रहा है। तो इमेज तो मेरा खैर इतना सा भी रे से बन जाएगा, लेकिन वो जो इमेज होगा ना उसका चमक थोड़ा सा कम रहेगा, ब्राइटनेस कम रहेगा। और ब्लैक पेपर से ढक दिए हैं, अगर पूरा लेंस रहता तब तो ऊपर से भी रे जाता, इधर से भी रे जाता, तो ढेर सारा रेज यहाँ पे आता ना, तो इमेज ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ बनता। हम लोग ब्राइटनेस इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ इमेज ऑन द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मिरर ऑन द ब्राइटनेस ऑफ इमेज, ये पढ़े हैं ना टॉपिक, जिसमें हम लोग बात किए थे कि अगर किसी मिरर के आधे पोर्शन को ब्लैक पेपर से ढक दे तो इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस खाली इमेज का ब्राइटनेस कम हो जाता है। यहाँ पर भी लेंस के आधे पोर्शन को अगर हम लोग ढक देंगे ना ब्लैक पेपर से, तो ऊपर से ही सिर्फ जाएगा, इमेज तो बनेगा, पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइज वाइज कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस फ़र्क यही होगा कि इमेज का ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलो एक चीज़ और छोटा सा बात है, कई लोग पूछ दिया कि अगर मान लिया जाए कोई एक लेंस है, ठीक है, पूरा अगर लेंस है भैया, और इस लेंस को अगर कोई आदमी कट कर दिया ऐसे करके, ठीक है, प्लस में ऐसे कट कर दिया, ठीक है, देखो तो ऐसे ऐसे आधा आधा काट दिया, तब क्या होगा,
तब तो भैया ये आधा लेंस के जैसा ही है ना, ये इसी आधा लेंस के जैसा ही है ना, ये इसी आधा लेंस के जैसा ही है ना, ये और इसी लेंस के जैसा ही है ना ये, तो बस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसका फोकल लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लाइट आके अभी भी फोकस पे आया, सेम सिचुएशन। तो जैसे तो इसमें भी लाइट अगर आएगा तो सेम फोकस पे उसे ही दूर पे गिरेगा, ये भी उतनी दूर पे गिराएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका ना फोकल लेंथ बदलेगा। फोकल लेंथ अगर इसका f था तो कटा हुआ ये जो टुकड़ा है इसका भी फोकल लेंथ f ही रहेगा, इसका भी फोकल लेंथ f ही रहेगा। इमेज जो ये सब बनाएगा ना तो उसका बस ब्राइटनेस थोड़ा सा कम रहेगा, बस इतना ही। फोकल लेंथ इसका जितना था इतना इसका भी फोकल लेंथ वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इस सिचुएशन में है ना, लेंस ढक देने का मतलब लेंस आधे ना हो गया, तो जो था फोकल लेंथ वही रह गया। पूरा भी प्योर भी लेंस रहता तब भी जो फोकल लेंथ था वही फोकल लेंथ आधा में भी है। तो ऐसी स्थिति में लेंस को ऐसे काटेंगे अगर, तो फिर क्या फोकल लेंथ मेरा सेम रहेगा सिचुएशन, ठीक है। चलिए, नोट्स में है सब कुछ अच्छे ढंग से लिखा हुआ, और हम लोग जो है अब आगे बात करते हैं जिसमें कि और भी अच्छा चीज़ देखेंगे कि लेंस वेंस है उससे वाइट लाइट जाता है तो कैसे मुड़ता उड़ता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, एक लेंस में ढेर सारा मटेरियल का बना हुआ हो तो कितना कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होता है, मज़ेदार चीज़ सब है। थोड़ा सा बस देख लेते हैं, कहानी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब देखा जाए एक छोटा सा और भी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मान लिया जाए लेंस कुछ इस तरीके का बना हुआ है, यानी कि ये जो लेंस है इसका इधर का मटेरियल अलग है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 अलग हो गया, इधर का हिस्सा अलग मटेरियल से बना हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये ज़्यादा डेंसर है, इसके तुलना में ज़्यादा डेंसर है, यानी कि μ2 जो है वो ज़्यादा है किससे, μ1 से। तो अब जो लाइट जाएगा भैया, तो लाइट जाते समय ये ध्यान रखना है कि अगर किसी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा वो लाइट को उतना ज़्यादा मोड़ने में सक्षम होता है, ठीक है। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये मेरा कम मोड़ा, ठीक है। लेकिन जो लाइट इधर से जा रही है भैया, इससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, तो ये लाइट को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मोड़ देगा। तो इसके हिसाब से मेरा फोकस तो यहाँ पर आ रहा है फ़ोन, लेकिन इसके हिसाब से फोकस मेरा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से फोकल लेंथ कम हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा तो फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाए। जैसे मान लो अलग अलग लेंस भी अगर बताए थे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है μ1, ठीक है, μ1, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो यहाँ होगा। मान लिया जाए फॉर एग्जांपल के लिए 20 सेंटीमीटर, और एक और मटेरियल है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है, और क्या कहते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो जब इसमें से लाइट जाएगा तो वो थोड़ा सा जल्दी मुड़ जाएगा। तो मान लिया जाए ये है कितना, 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ बनाया, तो यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो जाता है तो फोकल लेंथ कम हो जाता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ में उल्टा संबंध। फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जितना ज़्यादा होगा मटेरियल का, तब लाइट का फोकल लेंथ भी क्या होगा, तो उसमें फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो दो लेंस है, बोलेगा एक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, एक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो फोकल लेंथ किसका बड़ा होगा, फोकल लेंथ उसी का बड़ा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जिस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उस लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होगा। अगर किसी क्या कहते हैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका फोकल लेंथ थोड़ा छोटा बनेगा, ये ध्यान रखना हमको, ठीक है। तो क्या कहते हैं μ2 बड़ा है तो f2 मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया f1 से। ऐसा हिस्सा में का बात कर ली। यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ इमेज 2 को बनेगा। अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो ऊपर अगर मान लो ऐसा हिस्सा रहता है कि आधा अलग से बना होता, आधा अलग से बना होता, तो यहाँ से भी पास होके एक इमेज बनता, यहाँ से भी पास होके एक इमेज बनता, ऐसा भी होता है, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी टॉपिक हो जाता है कि बोल देता है क्या कि देखो तो अगर यहाँ पे से यहाँ तक में अलग मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और यहाँ पे है अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। लेंस 4 गो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है, मीडियम से बना हुआ है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ठीक है, और फिर यहाँ के बाद यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ये है μ3 और ये है क्या μ4। तो जब लाइट आ रहा होता है तो लाइट तो मेरा इन्फाइनाइट लाइट आता है ना, ढेर सारा ना लाइट आता है भैया, तो ये इसके हिसाब से कुछ कोई होगा तो मान लो यहाँ पे मुड़ा, ठीक है, इसके हिसाब से होगा तो कोई यहाँ पे मुड़ा, इसके हिसाब से होगा तो यहाँ पे मुड़ा, इसके हिसाब से होगा तो यहाँ पे गया ना। तो क्या कहते हैं μ1 के हिसाब से ये यहाँ पे फोकस बना f1, μ2 के हिसाब से यहाँ पे फोकस बना
F2, इसके हिसाब से यहाँ पे बना F3 और इसके हिसाब से यहाँ पे बना F4। कभी कभी आपको सवाल में ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेज कितना बनेगा, तो 4 गो इमेज बनेगा। ऐसे ऐसे है ना, तो 4 जगह से पास करने का है ना, तो 4 अलग अलग जगह पे फोकस होगा। तो नंबर ऑफ़ इमेज यहाँ पर कितना होगा, नंबर ऑफ़ इमेज यहाँ पे जो बनेगा वो कितना होगा, 4 होगा। कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछता है, मान लो बना देगा लेंस में खाली ये दे देगा, बोलेगा कि नंबर ऑफ़ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कितना होगा, तो 4 आपको आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 अलग अलग रास्ता है जाने का, ठीक है, और अलग अलग हिसाब से रे मोड़ रहा है यहाँ पे। ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे कभी कभी सवाल में ऐसे पूछ देगा कि बताइए तो क्या कहते, मान लिया जाए कि कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ते और घटते क्रम में सजाना है, तो कैसे सजाएंगे। ये मान लीजिए ये सवाल पूछ दिया, ऑप्शन में रहेगा बढ़ते क्रम में 3 कुछ को सजाएगा, घटते क्रम में सजाएगा, हर तरफ से सजाएगा, तो कुछ गलत होगा, कोई एक सही पैटर्न में सजाया हुआ हो सकता है। इसको आप सही पैटर्न में लिखोगे तो कौन सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, μ3 का, तब ना वो सबसे ज़्यादा मुड़ा है, ठीक। उससे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका भैया, ये कौन सा है, μ2, तब नहीं थोड़ा सा ये मुड़ा है। फिर उससे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का, फिर उससे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, μ4 का। तो ये सही पैटर्न में सजाया हुआ है, घटते क्रम में सजाए तो सजा सकते। मान लो कुछ ऑप्शंस, एक ऑप्शन ये रहता है, एक ऑप्शन में आपको देता कि μ1 μ2 μ3 μ4, ऐसा करके ऑब्जेक्टिव सब भी हो सकता है, μ4 μ3 μ2 μ1, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ठीक। ऐसा में हो जाता कि क्या कहते हैं μ4 μ2 μ1 μ3 क्या कहते हैं, ऐसे करके होता, तो ये सब गलत हो जाता, सिर्फ ये सही होता। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ़ इमेज कितना बनेगा, वैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, ध्यान में रखना है सब टेक्निक सबको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आगे हम लोग क्या बातचीत करेंगे, तो देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा से आप नोट्स में ऐड कर देना, तो ये सब चीज़ भी हो सकता है। चलो खैर कोई नहीं, ये सब चीज़ भी है। अब आगे बात करते हैं, ये नहीं तो हम इसको दे ही देंगे नोट्स में, आप घबराना नहीं, ये भी चीज़ हम बना करके एक आध सवाल ऐसे करके दे देंगे, ऐसे टॉपिक दे करके सवाल दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़, अब इसी में और भी टॉपिक हो सकता था। अगर मान लिया जैसा है लेंस है, देखो यहाँ पे एक अलग मीडियम है, यहाँ पे एक अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है। अब तुमसे पूछेगा कि कितना इमेज बनेगा, तो भैया जब पास करेगा तो एक बार इधर से पास किया, मान लो ये ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, मुड़ते मुड़ते एक के बार गिरेगा, ये मुड़ा, जो भी रिफ्लेक्शन होकर मुड़ेगा, तो 2 ही इमेज यहाँ पे बनेगा, क्योंकि पास करने का तो एक ही रास्ता है। तो ये पहले कुछ मुड़ेगा, फिर ये कुछ मुड़ेगा, यहाँ पे एक बार इससे इसमें रिफ्रैक्शन होगा, फिर इससे इसमें रिफ्रैक्शन होगा, लाइट तो एक के बार ना निकलेगा। इससे जब इसमें घुसेगा तो एक बार रिफ्रैक्शन, इसमें घुसेगा तो एक बार रिफ्रैक्शन, इससे बाहर निकलेगा, फिर वही लाइट होगा, तो 2 गो बनेगा इसमें। तो ये सब टाइप का चीज़ सब होता है, सवाल कहीं पर भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ़ इमेज ऐसा बनेगा। चलो ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, और फिर आगे ज़रा सा बात करते हैं। बस ज़रा सा बचा है, 2 मिनट, सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट, 2-3 मिनट ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ज़रा सा क्या कहते हैं, वाइट लाइट है। तो वाइट लाइट का मतलब श्वेत प्रकाश हिंदी में कहते हैं उसको, यानी कि एक सिंपल सा लाइट आ रहा है, सादा लाइट। तो सादा लाइट है या लाइट है तो उसमें 7 कलर होगा ना। तो अब आप देखिए, ये एक पूरा का पूरा एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, मान लिया जाए म्यू। तो अब आपको ये मालूम है क्या, यहाँ से आने के बाद फिर लेंस थोड़ा सा ना बदल भी जाता है इस तरीके से, ऐसे करके वायलेट कलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ जाता है, वायलेट, और जो रेड कलर है ना वो थोड़ा कम मुड़ता है। और तो यानी कि जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा सा भी, ब्लर जैसा भी दिखने लगता है। या इसी को हम बताएं तो थोड़ा सा हम जूम कर दिए इसको, नहीं तो लाइट जैसे जाएगा ना, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 7 कलर में बंद करके थोड़ा मोटा सा फोकल लेंथ बनाता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। आगे जानेंगे हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन के बारे में पढ़ेंगे, या मोटा सा फोकस बनता है, जो कि प्रॉब्लम मेरा क्रोमेटिक एबरेशन होता है, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। चलो देखो, फिलहाल क्या हम लोग बात कर रहे हैं ये कि अगर वाइट लाइट जाएगा ना तो वायलेट, विबग्योर पढ़े होगे, विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे करके। तो सबसे कम, अरे वाह, सबसे कम वेवलेंथ जो है ना वो किसका होता है, वायलेट का। और रेड का जो वेवलेंथ होता है
वो सबसे अधिक होता है। किसका भैया? रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ये पढ़े कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा मुड़ेगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ बहुत कम बनेगा। तो आप एक बात ध्यान रखो कि वेवलेंथ से भी मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अगर वेवलेंथ जितना ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होता है। सुनो, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है भैया? हम वो भी आपको बता देते हैं। अगर वेवलेंथ किसी का कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, और वेवलेंथ कम, हम इसके बारे में समझा देते हैं, इस रिलेशन के बारे में, सब्र कीजिए। वेवलेंथ अगर कम रहेगा तो ध्यान रखना है कि उसके लिए, अगर कोई लाइट का वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए बढ़ जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो उस लाइट को वो ज़्यादा मोड़ देगा ना। जैसे वायलेट का वेवलेंथ मेरा कम होता है तो वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होगा उसको, तो बढ़ा हुआ महसूस होगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 भी है तो 1.5 में भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ, 1 पॉइंट कहते हैं 500 अरे यार, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, फ़ोन गिर गया था। अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं, बात करते आगे। हाँ, तो वेवलेंथ हम क्या जाने भैया कि वेवलेंथ जितना कम रहेगा, तो अगर किसी लाइट का वेवलेंथ कम है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हल्का सा बढ़ा हुआ महसूस होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा हुआ रहेगा तो फिर वो ज़्यादा मुड़ेगा और उसका फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, जल्दी पहले मुड़ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है। और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता उसके लिए और वो कम मुड़ता, यानी कि दूर में जाके गिरता, फोकल लेंथ बढ़ा हुआ होता। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले एक रिलेशनशिप पढ़े थे, हम लोग जस्ट पढ़े हैं अभी, कि फोकल लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली किसके भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ना। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मेरा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, है ना। यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। और ये दोनों सिचुएशन को अगर आप देखोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरफ 1 बाय फोकल लेंथ 1 बाय लेमडा, 1 बाय फोकल लेंथ प्रोपोर्शनल 1 बाय लेमडा ना। अब पलट दोगे आप तो सिचुएशन क्या बन जाएगा? दोनों तरफ सेम रहेगा, यानी कि फोकल लेंथ और लेमडा में डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो देखो ना आप, वायलेट का फोकल लेंथ सबसे कम होता है, तो इस वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। जब वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम तो इसके लिए फोकल लेंथ भी कम आया, वायलेट का फोकल लेंथ भी मेरा क्या हो गया? कम। रेड के लिए देखो आप, वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और रेड के लिए फोकल लेंथ भी क्या हो गया? ज़्यादा। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा फोकल लेंथ भी ज़्यादा, वेवलेंथ कम फोकल लेंथ भी कम, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि वेवलेंथ कम रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा मोड़ देगा तो फोकस छोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट रिलेशन ऐसा दे सकते हैं फोकल लेंथ और लेमडा में, वेवलेंथ में। वेवलेंथ जिसका कम फोकल लेंथ कम। अब आप इस रिलेशन के बारे में पूछोगे कि ये कैसे आप लिखे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है। तो देखो, आप चूंकि एक फार्मूला पढ़े हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और लाइट का स्पीड किसी मीडियम में जो होता है ना, वो होता है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर C का मान कितना होता है? 3 × 10⁸, ये तो कांस्टेंट है। C बराबर F लैम्डा भी होता है, C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। खैर छोड़ो, ऐसे भी लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि फिक्स है, बटे स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम जो है उसका एक फार्मूला होता है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब पूछोगे आप ये कहाँ पे पढ़े? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम के चैप्टर में है ये चीज़, है ना। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इसीलिए लाइट का रफ्तार किसी दूसरे मीडियम में बराबर होता है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो भी की जगह पे फ्रिक्वेंसी इंटू क्या लिख देंगे? वेवलेंथ। अब आपको ये पता है, ये तो चलिए कांस्टेंट टर्म है, हटाइए। ये फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट होता है। लाइट अगर चल रहा हो ना, लाइट एक बार सोर्स से निकला तो उसका फ्रिक्वेंसी हमेशा एक समान रहेगा, चाहे मीडियम बार बार बदलता जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी हम लोग को वेव ऑप्टिक्स में भी डिस्कस करना है ढेर सारा बात, तो अभी फिलहाल उतना गहराई में नहीं जाएंगे। बात आपको ध्यान में रखना यही कि मीडियम चेंज करने से फ्रिक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फ्रिक्वेंसी भी मेरा क्या है? कांस्टेंट, ये भी मेरा कांस्टेंट। और ऐसे भी आप इसमें डायरेक्ट रिलेशन आपको साफ साफ दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में
उल्टा रिलेशन होता है। वेवलेंथ अगर मेरा कम रहेगा जैसा कि वायलेट के साथ हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो ज़्यादा मुड़ेगा, फोकस छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ और लैम्डा में डायरेक्ट रिलेशन बना दिए, और ये रिलेशन है आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं पर भी पूछ सकता है। तो फोकल लेंथ वायलेट का कम होता है, फोकल लेंथ रेड का ज़्यादा होता है। तो समझे, क्या समझे हम लोग कि अगर वेवलेंथ मेरा कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो फोकस उसका, फोकल लेंथ उसका कम हो जाएगा। अगर वेवलेंथ मेरा अधिक है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगा। छोटा सा ये सब बात है जो आपको ध्यान में रखना है। बस इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, नोट्स आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, और आगे भी रुकेंगे नहीं, जल्दी से जल्दी पावर ऑफ इंश्योरेंस जो भी जितना है सब कुछ को हम लोग करते चले जाते हैं। ठीक है, तुरंत से तुरंत सिलेबस कंप्लीट होगा। वेबसाइट वगैरह से आप जुड़े रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।